गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है नाउ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक रूल 86B। व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इज़ द मिसकंसेप्शंस अबाउट इट। तो देखिए, अभी का एक बहुत ही हॉट टॉपिक हमारे सामने चल रहा है कि रूल 86B, और कई लोगों में इसके बारे में कई सारी अफवाहें भी हैं। तो आज हम उन सबको क्लियर करेंगे और जानेंगे कि रूल 86B वास्तव में है क्या। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं रूल 86B के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो लॉ की लीगल लैंग्वेज है वो स्टार्ट की है, तो वहाँ से हम समझते हुए चलेंगे कि रूल 86B वाकई में होता क्या है। तो रूल 86B का नाम लिखा है सरकार ने, रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे वापस से रेस्ट्रिक्शन लगाई है। अब समझते हैं इसका मतलब। सबसे पहली लाइन इन्होंने लिखी है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल्स, यानी कि सबकी मत सुनो, केवल और केवल मेरी सुनो। सब गए भाड़ में, केवल मैं जो कहूँगा उसे आपको सुनना है। ये सबको ओवरराइड करता है, यानी हर एक रूल जिसमें जो लिखा हुआ है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो कहूँगा आज से वो ज़्यादा मायने रखेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर to discharge his liability towards output tax in excess of 99%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि पहले आपके पास जो आईटीसी अवेलेबल था उसका आप चाहते तो पूरे के पूरे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को यूज करने में ले सकते थे, उसका पूरा पेमेंट करने के लिए ले सकते थे। बट अब से क्या होगा, आपकी जो भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रहेगी उसका केवल और केवल 99% ही आप आईटीसी से पे कर सकते हो। बाकी का हमें नहीं करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी का भी आपको पेमेंट करना है, बट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए सर। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी किसी महीने में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकल के आती है 1 करोड़, यानी आपको सरकार को जीएसटी पे करना है 1 करोड़ रुपीज़। अब आपके पास ऑप्शन क्या था? दो ऑप्शन आपके पास निकल के आते थे। अगर आपके पास क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप क्रेडिट लेजर को यूज कर लीजिए। अगर आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है, आईटीसी का बैलेंस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये निकल के आता था कि आप कैश लेजर के अंदर से पेमेंट करिए। कैश लेजर में आप पैसा डालिए और फिर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करिएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार ने आपको एक ऑप्शन दिया, यहाँ पे सरकार ने आपको एक कंडीशन डाल दी। क्या? कि जितना भी आप क्रेडिट लेजर से यूज़ करना चाहते हैं वो केवल और केवल 99% ही हो सकता है 1 करोड़ का। दैट मीन्स आप केवल और केवल 99 lakhs ही पे कर पाएंगे क्रेडिट लेजर से, और 1 लाख रुपए आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना ही पड़ेगा। ये तो बात हो गई रूल 86B का मोटा मोटा क्या कहता है। बट अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आती है कि सर रूल 86B किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ केवल इतना सा पढ़ के अगर हम छोड़ दें, इससे तो ये लगता है कि अगर किसी के आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपये भी आ रही है तब भी उसके ऊपर जीएसटी जो ये रूल है वो अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने कई सारे लोगों का ध्यान रखा, और वो कौन कौन से लोग हैं चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले रूल 86B जो है वो उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेट सप्लाई इन ए मंथ एक्सेस 50 लाख रुपीज़। यानी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि किन पे अप्लाई होगा, तो ऑटोमेटिकली जिन पे अप्लाई नहीं होगा वो आ गए जहाँ जिनके पास अप्लाई होगा उनको छोड़ करके। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये क्या है कि जो ये रूल केवल उन लोगों पे अप्लाई होगा जिनका मंथली टर्नओवर, मंथली टैक्सेबल सप्लाई कितना है, ज़्यादा 50 लाख से एक्सीड कर रहा है। दैट मीन्स हम जैसे छोटे लोगों के लिए तो ये है ही नहीं, जिनका छोटा मोटा टर्नओवर है। ये है उन बड़े लोगों के लिए जिनका टर्नओवर या जिनका मैं कहूँ टैक्सेबल सप्लाई जो है वो 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है। और 50 लाख भी एनुअल नहीं, 50 लाख भी मंथली होना, तो मंथली टर्नओवर होना चाहिए। अब यहाँ पे अब आप देखिए 50 लाख अगर है तो वो कितने, मतलब आप सोचिए इंडिया के अंदर कितने लोगों का मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा होता होगा। और उनमें भी उन्होंने छोड़ दिया उन लोगों को जो केवल एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं या फिर जीरो रेट सप्लाई कर रहे हैं। अब एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे सरकार ने बोला हुआ है कि ये गुड्स एग्जाम है, जैसे गेहूँ, वीट है ना, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, नहीं सॉरी चावल नहीं है, पेडी हो गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो वैल्यू है, मतलब जो गुड्स है या जो सर्विसेज है जिनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है, या फिर जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या हो गया? जो एक्सपोर्ट की जा रही है। तो इन सारी सप्लाई को छोड़ करके भी
अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है तब जा करके रूल 86 भी आपके ऊपर अप्लाई होगा। नाउ अब आते हैं थर्ड नंबर पे, सेल नॉट अप्लाई पे। ये तो बात हो गई किन पे अप्लाई होगा, तो यहाँ से भी हमने ये निकाला कंक्लूजन कि जिन पे अप्लाई नहीं होगा वो हो जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे क्लियरली एक और स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि ये रूल किस पे अप्लाई नहीं होगा। पहला देखते हैं, द रूल 86 बी नॉट एप्लीकेबल ऑन रजिस्टर्ड पर्सन इज, इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन इज। तो देखिए ये जो मैं यहाँ पे मैंने गलती नहीं की है, यहाँ पे जो मैंने ई लिखा है, हालांकि कईयों ने तो नोटिस भी नहीं किया होगा, बट फिर भी मैं बता दूँ, ये रूल जो 86 बी है उसका पॉइंट ई है, मैंने इसको पहले ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई ये ना कहे कि सर आपने यहाँ पे गलती कर दी थी, हालांकि गलतियाँ क्या है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं गलतियाँ फटाफट से, इसीलिए। ना वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन है कौन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसे बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है कितने से ज़्यादा, अबव 40%। यहाँ कभी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसको नहीं कहेंगे जहाँ 50% से ज़्यादा है। हमेशा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसको बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा है। या फिर लोकल अथॉरिटी, जैसे आपका जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये सारी लोकल अथॉरिटीज़ है। या फिर कोई स्टेचुरी बॉडी, स्टेचुरी बॉडी का मतलब LIC क्या स्टेचुरी बॉडी है, तो हाँ ये एक स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि ये एक लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू, मतलब जो भी बॉडीज एक एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है, जैसे PF ESI, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना कि ये LIC स्टेचुरी बॉडी है या नहीं है, मुझसे मत पूछने लग जाना कि LIC है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने आप को अलग कर दिया कि देखिए हम तो ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। कौन कौन फॉलो नहीं करेगा, हमारा कोई भी डिपार्टमेंट ये रूल फॉलो नहीं करेगा, हमारी कोई कंपनी ये रूल फॉलो नहीं करेगी, हमारी कोई लोकल अथॉरिटीज़ अगर है वो ये रूल फॉलो नहीं करेगी, और कोई भी स्टेचुरी बॉडी जो हमने बनाई है, हमारे एक्ट ने बनाई है, वो भी ये रूल फॉलो नहीं करेगी। वाह, ये कितना अच्छा है, अपने आप को अलग कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टुवर्ड आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर or for an amount which is in excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the set month of current financial year। इसका सर मतलब क्या है, हालांकि अभी हमारे ऊपर से गया है बट आप समझाओगे हमें समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर, क्योंकि ये जो रूल है ये अप्लाई होगा 1 जनवरी से, ये रूल कब से अप्लाई होगा, ये रूल अप्लाई होगा 1 जनवरी 2021 से। ओके, और अब तक जो हमारे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, वहाँ से अगर हम बात करें तो अब तक हमारे 9 मंथ्स है ना जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। तो ये कहना चाहता है कि अगर इन 9 मंथ्स के अंदर आपने ऑलरेडी कम्युलेटिवली 1% से ज़्यादा पे कर दिया होगा तो आपको जनवरी में पे करने की ज़रूरत नहीं है 1% से, है ना, केस में आप तब भी 100% ITC का यूटिलाइज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपका जो अब तक की जो टोटल लाइबिलिटी है वो है 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि 9 करोड़ जो है वो ITC से पे किया और 1 करोड़ आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर दिया, यानी कि आपने यहाँ पे कितना कर दिया, 10% से ज़्यादा, लगभग 10% आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर दिया है। अब अगले साल अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो अगर 1 करोड़ निकल के आती है तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश में पे किया हुआ है। तो यहाँ पे आप चाहो तो 100% ITC का यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन ये जो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है ये केवल इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ही है, यानी आपको केवल जनवरी, फरवरी और मार्च केवल यहीं तक ही अप्लीकेबल होगा। अगले साल से फिर नई जो एकदम नया जो फ्रेश आपका लिमिट है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में ही केवल ये चीज़ अप्लाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा आपका ये लिमिट जो है चेंज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये 86B किस किस को एप्लीकेबल नहीं है, किसको और भी ज़्यादा राहत यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे पॉइंट नंबर सी है कि द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव्ड ए रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज़ in preceding financial year on account of unutilized input tax credit under clause 2 of first proviso of subsection 3 of section 54। हाँ बहुत बड़ा, बट फिर भी ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये एक्ट की लाइन नहीं है, ये रूल की लाइन नहीं है, जो रेड कलर में मैंने लिखा है वो मैंने खुद ने यहाँ पे इंसर्ट किया है आपको शॉर्ट में समझाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ
जो ये इतना बड़ा लिखा हुआ है 54 3 प्रोविजो 2, ठीक है, इन सब का मतलब हुआ यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी का इनपुट जो है वो आता है 12% से और आउटपुट जो है वो टैक्सेबल होता है 5% से, ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में आपका जो है हमेशा आईटीसी ज़्यादा रहेगा, और आईटीसी अगर ज़्यादा रहेगा तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसकी अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग है ना रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। बट यहाँ पे अगर आपका रिफंड जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आपने रिफंड क्लेम किया था, तब आपको ये जो रूल 86B है वो अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि भाई अगर हम ये रूल लगा देते और अगर आपको बोला जाता है कि आप ये जो 5% है इसमें से केस जो है 1% पे करो, ठीक है, मतलब 5% का 1% करना है आपको, ठीक है, तो अगर आप ही से पैसा लेकर के हमें आपको ही वापस देना है, तो इससे मतलब क्या रहा, जब आपका रिफंड ही इशू होना है तो हम आपसे केस में क्यों ले, जितना हो सके हम आपका क्रेडिट जो है वो यूटिलाइज कर ले। आप समझिए ये क्रेडिट जो है जो बैलेंस पड़ा रहेगा, मान लीजिए अगर आप 100% ना करके 99% करते तो ये 1% क्रेडिट बच जाता। अब ये एक क्रेडिट जो 1% क्रेडिट बचा वो हमें आज नहीं तो कल आपको वैसे भी केस में रिफंड ही करना है, तो फिर हम वहाँ पे रिफंड क्यों करें जबकि हम यहाँ पे आपको यूटिलाइज करवा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिमिलर पॉइंट है, बट ये जीरो रेट सप्लाई के लिए वर्क करता है। जीरो रेट सप्लाई का मतलब जहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है। अब एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट आपसे जीएसटी चार्ज कर लेती है, उसके बाद उसका रिफंड आपको क्लेम करवा देती है। हालांकि इसमें एक और है कि जब आप जीएसटी पे ना करो और सीधा एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, तो वो भी है, और यहाँ पे आपको जीएसटी का आईटीसी भी अवेलेबल मिल जाता है, ठीक है, तो दो ऑप्शन है। तो अगर वहाँ पर भी अगर आपका रिफंड जो है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, तब आपको क्या करना है, आपको रूल 86B जो है अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने अब तक 4 चीज़ें देख ली, कौन कौन सी। सबसे पहला, जो गवर्नमेंट ने अपने आप को अलग किया था, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टेचुरी बॉडीज, इन्होंने अपने आप को अलग कर दिया था कि भाई ठीक है हमारे ऊपर रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, 1 1 लाख के रिफंड वाले दो चीज़ें आई थी, एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एक दूसरा जीरो रेट सप्लाई। और इसके अलावा हमारे पास एक और आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था डी, मैं भूल गया हूँ, हाँ डी था, जहाँ पे आपने पहले से ही ज़्यादा एक्सेस पे कर रखा है ई केस में, तो अभी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है करंट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने जो बचे हैं, ठीक है, उनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। रूल 86B पॉइंट, the said person or the proprietor or karta or the managing director or any of its two partner, whole time director, manager, member, managing committee का member of association or board of trustees, as the case may be, have paid more than 1 lakh rupees as income tax under the Income Tax Act 1961 of each of the last 2 financial year, for which the time limit to file return of income tax under subsection 1 of section 139 of the said act has expired। वाओ, कितना लिखा है, बट इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर आप बहुत बड़े इनकम टैक्स पेयर हो, कितने बड़े, 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो जब आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो हमारे यहाँ कहाँ फ्रॉड करोगे आप, हमें आप पे पूरा विश्वास है, रूल 86B आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। वापस से, अगर आप इनकम टैक्स के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स पे करते थे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी हो, किसकी ड्यू डेट निकल चुकी हो, फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट निकल चुकी हो, अब तक जो 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अभी तक क्या है कि 1920 की तो जो ड्यू डेट है ना वो चल रही है। अभी जो लेटेस्ट है वो 31 दिसंबर है, हो सकता है आगे बढ़ा दी जाए ना बढ़ाए, तो जो भी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, बट अभी उसकी ड्यू डेट चल रही है 139(1). हालांकि मैं आपको और बता देता हूँ, 139(1) की जो ड्यू डेट है, जो जो मतलब रहती है ड्यू डेट, वो रहती है 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर। तो हालांकि ये किस तरीके से वो आप और जाकर के देख सकते हैं, बट ये जो ड्यू डेट है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, वो उस ड्यू डेट के अंदर जो वो है वो टाइम लिमिट निकल चुकी हो उन फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर की, आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स भरा हो। यार सीधी सी बात है, आप वहाँ इतना इनकम टैक्स भर रहे हो, यहाँ कहाँ फ्रॉड करोगे आप, ठीक है, आपको हम अलाउ करते हैं, आपको रूल 86B फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही काम चलो। अब उनमें कैसा है, अगर आपके देखिए अब यहाँ पे जो हैवी वर्ड लिखे हैं उनको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप प्रोप्राइटर होंगे, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो, अगर आप मैनेज करते हैं तो आप करता होंगे। उसके अलावा अगर आप कंपनी है तो कंपनी का जो सबसे पावरफुल इंसान है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंप्लीट कंपनी को संभालता है, वो हो गया। जैसे रिलायंस के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है,
जो अपने मुकेश जी अंबानी। उसके अलावा एनी ऑफ टू पार्टनर, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का पे करना जरूरी है। उसके अलावा कोई भी होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा इसके अलावा मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी एओपी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अगर ट्रस्ट है तो इनमें से कोई भी एक जो भी आपका है पर्सन है, उनका अगर इनकम टैक्स कितना बनता है 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बनता है 2 फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है। ये तो बात हो गई रूल 86 भी किन के ऊपर एप्लीकेबल है, किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और एप्लीकेबल है तो उन्हें क्या करना है। नो, यहाँ पे एक एडिशनल पावर दी गई है एग्जम्प्ट की। वो पावर किसको दी गई है? कमिश्नर ऑफ ऑफिस, ठीक है, जो कमिश्नर है इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का, सीबीईसी का, उनको ये पावर दी गई है कि रिमूव द सेट रिस्ट्रिक्शन आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सच सेफगार्ड एज ही में डीम्ड फिट। तो वो किसी पे भी अगर चाहे तो ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर सकते हैं 99% की, आफ्टर वेरिफिकेशन एंड आफ्टर सच सेफ गार्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो ये सेफ गार्ड का मतलब समझ में आएगा कि गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सच्चा है, सही है, आपने वेरिफिकेशन कर लिया है, आपके पास पावर है, आप इसमें से ये रिमूव कर सकते हैं। हाँ चलो, रूल 86 भी यहाँ होता है कंप्लीट। अब 4-5 दिन हो गए हैं रूल 86 बी को आए हुए, और इसमें काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस मैं देख रहा हूँ। ठीक है, कई लोगों के दिमाग में कई सारे मिसकंसेप्शंस आए हुए हैं। ठीक है, और ऐसी जो मिसकंसेप्शंस है वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उनको दूर करना है तो मेरा ये आगे का वीडियो देखते रहिए। इसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ मिसकंसेप्शंस ऑफ रूल 86 बी। क्या क्या लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि यार ये है, मतलब जो गलत है बट उनको लगता है कि ये सही है। तो रूल 86 बी के बारे में सबसे पहला आता है कि ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू पे 1% कैश लाइबिलिटी, यानी कि जितने भी है उन सबको पे करना है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये उन लोगों सबके लिए है ही नहीं, ये केवल उन लोगों के लिए है, सबसे पहली बात, जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा, और अगर आप एनुअल बात करोगे ना तो वो जा रहा है 6 करोड़ से ज़्यादा। दैट मीन्स यार 6 करोड़ बहुत छोटी रकम नहीं होती है, वो बहुत बड़ी होती है। अगर आप देखोगे तो ये जो है ना मेयरली कवर करती है 0.5% ऑफ जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना उनको। मैं टोटल पॉपुलेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जितने भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है ना उनका केवल और केवल 0.5%, 5% नहीं 0.5%। दैट मीन्स अगर 1 करोड़ है तो केवल और केवल मेरे ख्याल से 50,000, ठीक है, मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ, कैलकुलेशन में सही है ना, 1 करोड़ 1 लाख, हाँ सही है। तो 50,000 लोगों को ये इफेक्ट करेगी, और 1 करोड़ रजिस्टर्ड पर्सन है मात्र। ठीक है, हम आगे और डिस्कस करेंगे इस बारे में, बट 1 करोड़ में से केवल 50,000 लोगों पे ये रूल 86 भी है, यानी कि सब पे ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, उनमें से भी जिन्होंने केस में डिपॉजिट कर दिया होगा 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। या फिर जिन्होंने 1 लाख का रिफंड क्लेम किया होगा आइदर फॉर एक्सपोर्ट और आइदर और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, या फिर जिन्होंने पहले से ही एक्सेस कर दिया होगा इस साल 1%, उनके लिए, हालांकि उनके लिए तो ठीक है, ये केवल इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ही ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, बट ठीक है इस बार तो नहीं है ना, 3 महीने का तो आपको गैप मिल रहा है ना, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, अपने इन चीज़ों को जो है सुधार सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया मैं, हाँ, लोकल अथॉरिटीज़ और स्टेचुरी बॉडीज़ के ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स वुड बी अफेक्टेड। मैंने जैसा कि आपको बताया था अभी कि 1 करोड़ में से, हालांकि अभी जो मैंने टैक्स पेयर्स देखा वो 1.2 करोड़ का मान लेते हैं, तब भी केवल 0.5% ही टैक्स पेयर जो है वो इस दायरे में आएंगे, यानी कि मियरली 60,000, मात्र 60,000 लोग इस दायरे में आ रहे हैं। को ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर ही नहीं रहा, केवल कुछ लोग, और वो भी इतने अमीर और इतने मतलब बड़े लोगों को जिनको आसानी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे लोग थे, जो मतलब जिनका टर्नओवर मात्र लाखों में था, या चलो ठीक है 1 करोड़ तक भी था, उनको भी अगर हम माने तो उनके लिए तो ठीक है, हो सकता है दिक्कत हो, बट जिनका टर्नओवर 6 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है, 6 करोड़ या उससे ज़्यादा जा रहा है, उनको ये एप्लीकेबल है। सो देर इज़ नो, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर पर ये अप्लाई होगा। उसके बाद कि द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश पेमेंट ऑफ 1% लाइबिलिटी विल बी क्रिएट ह्यूज बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेस एंड विल इंक्रीज देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक और आता है कि सर 1% जो आपको पे करना है ना, उसकी वजह से हमारे वर्किंग कैपिटल पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, और हमारा काफ़ी बिजनेस जो है काफ़ी पैसा जो है बिजनेस में लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ये जो 1% है ना, ये आपको टर्नओवर का नहीं देना है, 1% ऑफ आपकी टैक्स लाइबिलिटी का। चलिए वापस इसको एक हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि अगर आप ना 1 करोड़ रुपए का
गुड्स इस साल बेचा, ठीक है, 1 करोड़ का गुड्स अगर आपने इस साल बेचा, उसके बाद आपकी जो जीएसटी की रेट है वो मान लीजिए 12% है, तो 12% के हिसाब से आपका जीएसटी आएगा 12 लैक्स। अब उसमें से आपको केवल 1% यानी कि केवल 12,000 रुपीज़ आपको कैश में पे करने हैं, बाकी पैसा आप जो है ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं। हालांकि अब आप एक बार सोच के देखिए कि कितने लोग ऐसे होंगे जो ई क्रेडिट लेजर से 100% यूटिलाइज कर लेते होंगे। मतलब ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता होगा जो ई क्रेडिट का 100% यूटिलाइज कर लेते होंगे ना। आईटीसी 100% मतलब हो जाए ऐसा तो बहुत कम लोगों के साथ होता होगा, बट फिर भी अगर हो रहा है तब भी ये केवल आपके 1 करोड़ के टर्नओवर पे केवल 12,000 का इफेक्ट डाल रहा है। आप सोचिए देखिए कितना मतलब बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप इसको इफेक्टिवली देखें तो ये निकल के आता है 0.01%, केवल मात्र इतना ये निकल के आता है टर्नओवर का, ठीक है। तो आप देख के चलिए कि बहुत मतलब इतना वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट नहीं आ रहा, हालांकि आ रहा है इफेक्ट थोड़ा बहुत, बट इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है जितना लोगों को लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस रूल एडवर्सली इफेक्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो जैसा मैंने कहा, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मंथली टर्नओवर जब 50 लाख से एक्सीड होगा तब जाकर के आपके ऊपर ये अप्लाई होगा रूल 86 बी। और एनुअल अगर हम बात करें तो ये 6 करोड़ जाती है ये लिमिट। तो ऑफकोर्स जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दिस रूल एडवर्सली इफेक्ट जेन्युइन टैक्स पेयर। तो जेन्युइन टैक्स पेयर को ये रूल इफेक्ट करेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये रूल लाया ही इसलिए गया है क्योंकि कई सारे लोग जो है वो फेक इन्वॉइसेस बना करके क्रेडिट ले रहे थे, तो उनके लिए ज़्यादा जो है रूल 86 भी लाया गया है रेदर देन जेन्युइन टैक्स पेयर जो है उनके लिए। क्योंकि जेन्युइन टैक्स पेयर जो है जो अगर अपना सच्चा लगा रहे हैं है ना, तो उनको जो है ये चीज़ अप्लाई होगी ही नहीं, ठीक है, मतलब अप्लाई होगी बट उनको इतना इफेक्ट नहीं करेगी। ओ तो ठीक है, आज का वीडियो जो है इतना ही रखते हैं। तो ये वीडियो हमारा आज का ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जितने भी मिसकंसेप्शंस है रिगार्डिंग रूल 86 बी और रूल 86 बी क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर आपको अभी हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।